आप जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो ईगो शब्द का जिक्र अक्सर आता है। ईगो के बारे में कहा गया है, ईगो इज द ओनली रिक्वायरमेंट टू डिस्ट्रॉय एनी रिलेशनशिप, सो बी ए बिगर पर्सन, स्किप द ई एंड लेट इट गो। ये बात मेरे, आपके और हम सब के जीवन में बहुत मायने रखती है, क्योंकि ईगो अक्सर तबाही का कारण बनती है। और शायद यही वजह है कि एशिया की दो बड़ी शक्तियों यानी भारत और चीन ने भी अपने रिश्ते सुधारने के लिए अपने बीच से ईगो को हटा दिया है। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि डोकलाम में पिछले 2.5 महीने से जो कुछ भी हो रहा था उस पर अब फुल स्टॉप लग चुका है, क्योंकि दोनों ही देशों ने डोकलाम के मुद्दे पर एक एक कदम पीछे हटने का फैसला किया है। दुनिया इसे भारत की कूटनीतिक जीत कह रही है। ऐसा क्यों है, ये समझना भी आज आपके लिए जरूरी है, क्योंकि चीन को पीछे हटाना आसान काम नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपको इस बड़ी खबर की मुख्य बातें आज पता होनी चाहिए। भारत के विदेश मंत्रालय ने आज सुबह एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि दोनों देशों ने कूटनीतिक बातचीत के बाद डोकलाम में अपने अपने सैनिकों को पीछे हटाने का फैसला कर लिया है। लेकिन चीन के विदेश मंत्रालय ने सिर्फ भारत के सैनिकों के पीछे हटने की घोषणा की। इसके बाद शाम को भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक और बयान जारी किया और इस बार कहा कि दोनों देशों के सैनिकों के पीछे हटने का काम लगभग पूरा हो चुका है और इसे वेरीफाई भी कर लिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों देशों ने जो फैसला लिया है उसके मुताबिक चीन विवादित क्षेत्र में अब सड़क नहीं बनाएगा और भारत भी वहां से पीछे हट जाएगा। चीन ने उस जगह पर जाकर इस बात की पुष्टि भी की है कि भारत ने अपनी सेना वहां से हटा ली है। हालांकि चीन ने यह जरूर कहा है कि वो उस इलाके में मौजूद अपनी सीमा में लिंक करता रहेगा और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाता रहेगा। जून में शुरू हुए टकराव के बीच दोनों ही देशों ने भूटान के डोकलाम में सीमा पर अपनी अपनी सेनाएं तैनात कर दी थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि चीन डोकलाम में सड़क बनाने की कोशिशें कर रहा था, जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया था। इस दौरान चीन ये कहता रहा कि जब तक भारत डोकलाम से अपनी सेना नहीं हटाता तब तक माहौल ठीक नहीं होगा। चीन लगातार धमकाता रहा, भारत को 1962 के युद्ध की याद दिलाता रहा, जबकि भारत की शर्त यह थी कि जब तक उस इलाके में चीन सड़क बनाना नहीं रोकेगा तब तक भारत की सेना वहां से पीछे नहीं हटेगी। यानी चीन का डोकलाम में सड़क न बनाने का फैसला लेना एक तरह से भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब ये देखिए। सीमा के जिस विवाद को लेकर चीन इतनी हेकड़ी दिखाता है वो भारत, चीन और भूटान तीनों के लिए सैनिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ये चीन और भूटान के बीच का विवाद है। डोकलाम के जिस इलाके पर इतना विवाद हुआ वहां से चुंबी वैली का हिस्सा बेहद करीब है। ये वो इलाका है जहां भारत, भूटान और चीन की सीमाएं मिलती हैं। चीन इस क्षेत्र को डोंगलांग कहता है और प्राचीन काल से इसे अपना हिस्सा बताता आया है। चीन के मुताबिक वर्ष 1890 की साइनो ब्रिटिश ट्रीटी के तहत ये जमीन उसके इलाके में आती है। भूटान चीन का वो पड़ोसी है जिसके साथ उसके कूटनीतिक संबंध नहीं है। सिक्किम पर कब्जे के लिए चीन पिछले कई वर्षों से लगातार कोशिशें कर रहा है। चीन को इस बात की जलन है कि वर्ष 1975 में हुए जनमत संग्रह के बाद सिक्किम का भारत में विलय हो गया। चीन जानता है कि सैन्य ताकत के लिहाज से भूटान उसके मुकाबले बेहद कमजोर है, लेकिन उसे इस बात की भी चिढ़ है कि भारतीय सेना भूटान की सेना को ट्रेनिंग देती है, भूटान की सेना की मदद करती है। भूटान के सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए भारत ने वहां पर स्थायी रूप से इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम तैनात की हुई है। मौजूदा विवाद के दौरान चीन ये कहता रहा कि भारत इस पूरे मामले में तीसरा पक्ष है, लेकिन सच ये है कि वर्ष 2012 में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत भारत, चीन और किसी दूसरे देश के बीच ट्राई जंक्शन बाउंड्री को लेकर जो भी विवाद हैं, उसे संबंधित देश से बात करके ही हल किया जा सकता है। यानी इसमें भूटान से बातचीत बहुत जरूरी है। अब आपको ये बताते हैं कि दुनिया इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर क्यों देख रहा है। चीन के सैनिकों ने उस इलाके में अपना कदम रखा था जो उनका नहीं बल्कि भूटान का था। दूसरी तरफ भारत और भूटान आपस में गहरे मित्र हैं और अगर कोई तीसरा देश जमीन हड़पने की मंशा से भारत या भूटान में घुसपैठ की कोशिश करता है तो ये दोनों देश एक साथ मिलकर उसका सामना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन ने भूटान के डोकलाम में अनैतिक हरकत की, इसके लिए ये भारत की जिम्मेदारी थी कि वो अपने सैनिकों को भेजकर डोकलाम की हिफाजत करे और भारत ने बिल्कुल वैसा ही किया।
भूटान को सबक सिखाने के लिए चीन ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को हथियार बनाया। इस दौरान चीन ये सोचता रहा कि भारत पहले की तरह शांत बैठा रहेगा और सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, और यहीं पर उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि चाणक्य नीति पर चलते हुए भारत न सिर्फ भूटान के साथ खड़ा रहा बल्कि उसकी हर प्रकार से मदद भी करता रहा। अगर भारत चीन के इस आक्रामक रवैये से डर जाता तो भविष्य में भारत का कोई भी पड़ोसी उसके साथ खड़ा नहीं होता। आपने ध्यान दिया होगा कि 2.5 महीने के दौरान चीन के मीडिया ने भारत के लिए काफी कुछ कहा। वहां के विदेश मंत्रालय ने भी धमकी भरे लहजे में भारत को डराने की कोशिश की और लगभग हर रोज भारत के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। हर रोज भारत के खिलाफ कोई न कोई बयान जारी करते रहे। लेकिन इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक दूसरे के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। चीन 2.5 महीने तक एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ता रहा, लेकिन कूटनीति के मुद्दे पर वो भारत के प्रधानमंत्री की सोच को पकड़ नहीं पाया, क्योंकि चीन के ज्यादातर अधिकारियों और सैनिकों ने उनके काम करने के तरीके के बारे में इससे पहले न तो सुना था और न ही कभी देखा था। अगर चीन भारत की बात नहीं मानता तो सितंबर में होने वाली ब्रिक्स समिट पर भी इसका असर पड़ सकता था। चीन के लिए एक मेजबान होने के नाते ब्रिक्स समिट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिमी देशों की आर्थिक ताकत से मुकाबला करने के लिए ब्रिक्स एक प्रकार का ऑल्टरनेट इकोनॉमिक ब्लॉक है। अगर भारत ब्रिक्स सम्मेलन में भाग नहीं लेता तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की बहुत किरकिरी होती। डोकलाम के मुद्दे पर भारत की कूटनीति का ही असर था कि कई दूसरे देशों ने इस पूरे मुद्दे पर भारत का साथ दिया, जबकि चीन ऐसा करने में नाकाम रहा। अमेरिका, ब्रिटेन और जापान ने न सिर्फ खुले तौर पर भारत का साथ दिया था, बल्कि चीन से कहा था कि वो इस विवाद का हल कूटनीतिक तरीकों से निकाले। यहां तक कि पाकिस्तान तक ने चीन का खुलकर साथ नहीं दिया। डोकलाम में चीन के पीछे हटने की एक और वजह यह भी थी कि भारत के सैनिक ऊंचाई वाले इलाके में तैनात थे, जबकि चीन के सैनिक नीचे थे, यानी रणनीतिक तौर पर भारत को यहां बढ़त हासिल थी। यहां पर हमें यह भी देखना होगा कि भारत की इस कूटनीतिक जीत का श्रेय किसे जाता है, और यह श्रेय जाता है प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की टीम को। और टीम क्या है आज हम आपको बताएंगे। यह जीत असल में टीम वर्क का नतीजा है, और इस टीम के कप्तान हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके अलावा टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, विदेश सचिव एस जयशंकर और भारत के आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत। यानी ये वो टीम है जो कि लगातार चीन के साथ खेलती रही और अब इतने दिनों के बाद इस टीम को सफलता मिली। आपको याद होगा ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के लिए भारत के एनएसए अजीत डोवल चीन गए थे और वहां पर उन्होंने चाइनीज स्टेट काउंसिलर से मुलाकात भी की थी। भारत और चीन के बीच भूटान सीमा पर तनाव के बीच इस मुलाकात को बहुत महत्वपूर्ण माना गया था, और हो सकता है कि इस मुलाकात का असर भी आज हुए फैसले पर पड़ा हो। कुल मिलाकर इस फैसले का सार यह है कि अब दोनों देशों के बीच का तनाव थोड़ा कम होगा। वैसे भी ब्रिक्स समिट से पहले यह जरूरी था और इसके दो महत्वपूर्ण सदस्य देश तनाव मुक्त माहौल में एक साथ बैठ पाएं और सहजता के साथ बातचीत कर सकें। लेकिन यहां एक सवाल यह भी खड़ा होता है, और वो सवाल यह है कि चीन की मंशा क्या है। ऐसा भी हो सकता है कि चीन सिर्फ ब्रिक्स समिट के सही सलामत गुजरने के लिए कोई चाल चल रहा हो। झूठ बोलना और धोखा देना चीन की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक अटूट हिस्सा है। इसलिए भारत को डोकलाम ही नहीं बल्कि पूरी एलएसी पर बहुत सावधान रहना होगा। और अब हम आपको इस खबर से जुड़े एक बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प पहलू के बारे में बताते हैं। एक तरफ भारत सरहद पर चीन का सामना करता है और दूसरी तरफ भारत का नीति आयोग अपनी रिपोर्ट में 60 से भी ज्यादा बार चीन का जिक्र करता है और उसके डेवलपमेंट मॉडल से सीखने की बात करता है। यानी हम चीन के साथ संघर्ष भी कर रहे हैं और चीन से शिक्षा भी ले रहे हैं। ये एक नई तरह की कूटनीति है जिसे आज आपको समझना चाहिए। नीति आयोग ने भारत की आर्थिक तरक्की के लिए 3 ईयर एक्शन एजेंडा तैयार किया है, यानी 3 साल का एक्शन एजेंडा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत को आर्थिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए बनाई गई इस रिपोर्ट में चाइनीज मॉडल से सीखने और प्रेरणा लेने की बातें कही गई हैं। भारत सरकार के थिंक टैंक द्वारा तैयार की गई 211 पन्नों की रिपोर्ट में
चाइना, चाइनीज और बीजिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 67 बार किया गया है। इस रिपोर्ट में नीति आयोग ने चीन की आर्थिक शक्ति को पहचाना है, बल्कि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत चीन के मुकाबले काफी पीछे है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन से लेकर जॉब क्रिएशन तक, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज से लेकर मॉडर्न शहरों तक, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले नीति आयोग ने हर पहलू का अध्ययन किया है। इसमें कहा गया है कि भारत को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के मामले में चीन के मॉडल को अपनाना होगा। इसके अलावा इस रिपोर्ट में मेक इन इंडिया को कामयाब बनाने के लिए ग्लोबल मार्केट में उतरने की बात कही गई है, ठीक वैसा ही जैसा चीन या दूसरे देश करते हैं। इस रिपोर्ट में चीन के शहर शेंजेन का भी जिक्र किया गया है। 40 वर्ष पहले चीन का यह शहर किसी आम शहर के जैसा ही था, लेकिन अर्बनाइजेशन की मदद से इसे एक ऐसी मेगा सिटी बना दिया गया जिसकी बदौलत आज ये चीन का सबसे धनवान शहर बन गया है। हमारे देश में स्मार्ट सिटीज बनाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है, लेकिन यह भी एक सच है कि भारत के पास चीन जैसी मेगा सिटीज नहीं है जहां से भारत की तरक्की के रास्ते खुल सके। उदाहरण के तौर पर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद, इन शहरों को ही आप ले लीजिए, क्योंकि बात चाहे आर्थिक तरक्की की हो, जनसंख्या की हो, इनोवेशन की हो, आमतौर पर इन्हीं शहरों का नाम लिया जाता है। इन्हें हम भारत के मेट्रो सिटीज कहते हैं और मेट्रो सिटीज की ये लिस्ट इन्हीं शहरों के साथ खत्म हो जाती है। 2011 की जनगणना के मुताबिक इन 6 शहरों की कुल जनसंख्या कम से कम 7 करोड़ है। देश के सभी महत्वपूर्ण दफ्तर और संस्थान इन्हीं शहरों में हैं। देश की सारी बड़ी कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी इन्हीं शहरों में काम करती हैं, उनके दफ्तर भी इन्हीं शहरों में हैं। जाहिर है जहां किसी देश की सबसे ज्यादा व्यावसायिक गतिविधि होगी, लोगों की भीड़ भी उन्हीं शहरों की तरफ आती है। ऐसे में अगर हमारे देश में बड़े और स्मार्ट शहरों की संख्या तेजी से बढ़ेगी तो इन 6 शहरों पर पड़ने वाला भीड़ का बोझ कम हो जाएगा और देश के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो पाएगा। कल्पना कीजिए हमारे देश में 6 मेट्रो सिटीज की संख्या 60 हो जाए। सोचिए अगर हमारे देश में 60 मेट्रो सिटीज होते तो क्या होता। आज सवाल यह है कि अगर चीन किसी जमाने में मार्केट टाउन के नाम से मशहूर शेंजेन को एक आधुनिक और धनवान शहर बना सकता है तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। अगर चीन स्मार्ट नीतियों की मदद से 200 से ज्यादा स्मार्ट सिटीज बना सकता है तो फिर भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2017 के अंत तक चीन में स्मार्ट सिटीज की संख्या 500 तक पहुंच जाएगी। आपने बिल्कुल सही सुना, 500 स्मार्ट सिटीज चीन में होंगे। ऐसे में हमें अपनी स्पीड जबरदस्त तरीके से बढ़ानी होगी। शायद यही वजह है कि नीति आयोग के 3 साल के इस एक्शन एजेंडा में चीन को इतनी प्रमुखता से जगह दी गई है। इस रिपोर्ट में ऐसा संदेश देने की कोशिश की गई है कि चीन के अंदर जितनी खूबियां हैं उन्हें जल्द से जल्द हमें भी सीखना होगा। चीन कैसे अपने शहरों को स्मार्ट बना रहा है ये आपको बताने के लिए हमने वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग करवाई है और आज हम आपको चीन के स्मार्ट शहर चोंगचिंग में लेकर चलेंगे। वहां की तस्वीरें और सुविधाएं देखकर आपको पता चल जाएगा कि एक स्मार्ट देश बनने के लिए भारत को चीन से कौन कौन सी चीजें सीखने की जरूरत है। पहाड़ की हसीन वादियों के बीचों बीच बसा चीन का चोंगचिंग शहर वहां का एक प्रमुख व्यावसायिक शहर है। यानी देश की बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की यूनिट से लेकर रोबोट्स की फैक्ट्री तक इसे चाइना के एक बड़े इंडस्ट्रियल और बिजनेस हब के तौर पर जाना जाता है। जाहिर सी बात है
इस खूबसूरत शहर को दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आने वाले मेहमानों के लिए तैयार रखना भी जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन। ऐसे में आज ये समझना जरूरी है कि चोंगजिंग के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऐसा क्या है जो इस शहर की यातायात व्यवस्था की रीढ़ को मजबूत बना के रखता है। सबसे पहले बात केबल वे की, जो नदी के दोनों किनारों पर बसे शहर के दो हिस्सों को जोड़ने वाली एक अहम सवारी है। बीते सालों के साथ हुआ ये कि चोंगजिंग जो शहर है इसमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए रहा क्योंकि इस नदी के दोनों छोर पर शहर बसे हैं। तो पहले बोट के जरिए, नावों के जरिए लोग ट्रेवल करते थे, और अब जरा देखिए एक बार शहर का अगर वो हिस्सा आप देखना चाहें चोंगजिंग का, उस छोर से इस छोर तक आने के लिए लोग बोट्स का इस्तेमाल करते थे। लेकिन बीते सालों के साथ सबसे पहले इस केबल वे को इंट्रोड्यूस किया गया। चोंगजिंग शहर चालिंगचैंग नदी के दोनों किनारों पर बसा है और हर रोज लाखों की तादाद में लोग नदी के एक छोर से दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बीतते वक्त के साथ साथ इस शहर के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने केबल वे को शहर के एक अहम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के तौर पर विकसित किया है। और आज तस्वीर ये है कि सैलानियों के साथ साथ ऑफिस और अपने काम पर जाने वाले शहर के नागरिकों के लिए यहाँ का केबल वे किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। अब आपको लेके चलते हैं इस केबल वे से, और इसका अनुभव भी जरा करना जरूरी है क्योंकि इसको कहा जाता है कि वन ऑफ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इस शहर का अगर कहा जाए तो ये केबल वे है। तो आइए जरा अब इसके सफर पे चलते हैं हम लोग। आप ऐसा लगता है किसी हवाई जहाज में है, किसी एयरक्राफ्ट में है, और उसके बाद आप स्विंग करते हुए उस तरफ से इस हिस्से में चंद मिनटों में पहुंच जाते हैं। तो आइए जरा इधर भी कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे और उनसे बातचीत करके दूसरी और कई चीजें जानने की भी कोशिश करेंगे। अगर उस छोर को आप देखें तो ये चोंगजिंग शहर का दूसरा छोर है, और ये जिस छोर से हम आ रहे हैं, जिस तरफ से हम उस छोर की तरफ बढ़ रहे हैं, इन दोनों ही किनारों को जोड़ने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये केबल वे। और इस वक्त हम उस पे सवार हैं, उस छोर से चल रहे हैं और आगे दूसरी छोर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कुल 12 मिनट में शहर के एक किनारे से आप दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं, और वो भी बिना किसी रुकावट के। 早上7点半到9点，下午5点到7点这个工作时间段的话，会有上下班的游客来做这个，然后其他时间段的话都是游客比较多。现在सुबह 7 बजे से 9 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक ज्यादातर तो ऑफिस जाने वाले लोगों आने जाने के लिए केबल वे का उपयोग करते हैं, और बाकी समय तो यात्री बहुत ज्यादा है। इस केबल वे के बनने के बाद दो बड़े ब्रिज इस चोंगजिंग शहर में बने, और वो ब्रिज ऐसे बने कि ऊपर से रोड ट्रांसपोर्ट गुजरता है और नीचे मेट्रो गुजरती है। ये जैसा मैंने कहा कि, और शुरू में ही मैंने कहा था कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को लेके चाइना में अवेयरनेस बहुत है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को लेके रिसर्च लगातार चलती रहती है कि कम जगह में, कम समय में ज्यादा से ज्यादा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एक रूट पे किस तरह से डेवलप किया जाए, ताकि सिर्फ बसों पे, सिर्फ कारों पे, सिर्फ मेट्रो पे ही बोझ ना पड़े। वो बोझ अलग अलग जगहों पे अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में बंट जाए। हालांकि ऐसे केबल वे या रोपवे हमारे देश के कुछ शहरों में भी हैं, लेकिन उन शहरों या जगहों पर इसका इस्तेमाल मुख्य तौर पर टूरिज्म या टूरिस्ट के लिए ही होता है। और अब बात पहाड़ों की ढलान पर डेवलप किए गए लेयर वाइज ट्रैफिक और कार पार्किंग की, जो कि एक अनूठा और बिल्कुल अलग प्रयोग है। चाइना के चोंगजिंग शहर का एक खूबसूरत नजारा हम आपको दिखाने के लिए इस व्यू पर लेके आए हैं, और दरअसल हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि ये जो चोंगजिंग शहर है, ये खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसा हुआ
शहर है, तो पहाड़ों की खूबसूरती बरकरार रहे और साथ साथ शहर भी खूबसूरत दिखे, इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लान इस शहर के लिए तैयार किया गया। ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट की डेवलपमेंट जैसे हुई, जैसे जैसे वो विकसित हुई, उसी हिसाब से चीजों को तैयार किया गया। पहले लेवल का जो प्लान है उसके तहत पानी में ट्रांसपोर्ट है। दूसरे लेवल में आप देखेंगे एक सड़क और तैयार की गई है जिस पर सिर्फ पार्किंग है। तीसरे लेवल में गाड़ियां चल रही हैं। चौथी एक और सड़क तैयार की गई है जिसमें अलग ट्रांसपोर्ट चल रहा है। यानी कि अगर हम इस नदी से लेके और 4 तल ऊपर की बात करें तो पहाड़ को इस तरीके से काट के इस खूबसूरती के साथ तैयार किया गया है कि वो ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट की प्लानिंग ऐसे की गई है कि नीचे शिप है और उसके बाद 4 लेयर की अलग अलग रोड्स तैयार की गई हैं, जिसमें एक लेयर में लोगों की गाड़ियां पार्क होती हैं और ऊपर के 3 लेयर में शहर में गाड़ियां चलती हैं। कैसे इसको प्लान किया गया है? çünkü Chongqing तो जिमें चोंगचिंग तो माउंटेन का शहर कहा जाता है और ऐसे करने से तो माउंटेन सुंदर दिखा सकते हैं और लोगों का जीवन भी आसान हो सकता है। तो इसलिए इस तरीके से इसको तैयार किया गया है। सरकार ने ऐसा किया है। डेवलपमेंटल रिपोर्टिंग की सीरीज में हम तमाम अलग अलग चीजें आपको दिखाते हैं, आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार दुनिया के तमाम देश और खासतौर पे जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें चाइना एक बड़ा डेवलपिंग कंट्री है और उस देश में ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट को लेके सजगता बहुत है। सरकार बहुत एक्टिव है क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उस हिसाब से प्लानिंग होनी जरूरी है कि सिस्टम चरमराए नहीं, सिस्टम का ब्रेकडाउन ना हो। और इसीलिए अलग अलग जो शहर हैं उसके लिए अलग अलग ट्रैफिक का सिस्टमैटिक प्लान है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में चीन ने चोंगचिंग शहर को इनलैंड पोर्ट के तौर पर बड़े पैमाने पर विकसित किया है, जिसका फायदा ये हुआ है कि शहर के वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने यहाँ वाटर टूरिज्म को बेहद हैपनिंग बना दिया है। साल 2050 तक का लक्ष्य है कि इस शहर और इसके आसपास के 514 किलोमीटर के इलाके को एक दूसरे के करीब लाना। अमित प्रकाश, जी मीडिया, चोंगचिंग, चीन। यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि चीन के साथ संघर्ष करना भी जरूरी है, लेकिन चीन से सीखना भी उतना ही जरूरी है। चीन ने भारत को धमकी दी थी कि ये 1962 नहीं 2017 है और भारत ने भी अपनी भाषा में चीन को समझा दिया कि वो 1962 का नहीं बल्कि 2017 का भारत है। चीन ने ये याद दिलाने की कोशिश की थी कि 1962 में भारत का क्या हाल चीन ने किया था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। चीन को अपनी जिद से पीछे धकेलना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन भारत ने अपनी भाषा में चीन को एक तरह से जवाब दे दिया है। अभी तक इस बात पर संशय बना हुआ था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के शियामिन शहर में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे या नहीं, और चीन को भी इस बात का पूरा डर था कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं आए तो ब्रिक्स सम्मेलन पर पानी फिर जाएगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में जाएंगे और कुछ दिनों के लिए भारत और चीन के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ दिनों के लिए।